हेलो स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये सेकंड चैप्टर है आपका। फर्स्ट चैप्टर आपका था केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकंड है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। फोर्थ है कार्बन एंड कंपाउंड। फिफ्थ है पीरियोडिक टेबल। क्लियर? तो सेकंड चैप्टर अभी के लिए स्टार्ट करते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। जरा फोकस करिए। इसमें देखिए आपको टर्म्स पढ़नी है। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी यूजेस, ये सारी चीजें हमें वन बाय वन स्टडी करनी है। क्लियर? चलिए फर्स्ट देखते हैं एसिड। एसिड किसे कहते हैं? दोज केमिकल सब्सटेंस, दोज केमिकल सब्सटेंस dissolve in water to produce हाइड्रोनियम आयन। अगर किसी केमिकल सब्सटेंस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हो तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, तो उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं बेटा? एसिड। क्लियर? आपको बुक में ये भी मिलेगा कि अगर हम एसिड को डिसोसिएट कराएं उसको तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। अभी मैं उसको भी प्रूफ करूंगा, बट ये एक्चुअल परफेक्ट डेफिनेशन है कि एसिड कहते किसे है, जो ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर अगर वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है तो उस सब्सटेंस को हम एसिड कहते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे एग्जांपल HCl, H2O, H2SO4, H2O। क्लियर? या फिर आप ले लीजिए HNO3, H2O। क्लियर? अगर आप इसको देखोगे, इसमें डिसॉल्व करोगे तो आपको पता है ये आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड। ये तीनों एसिड है, बट अभी के लिए मान लीजिए आपको नहीं पता ये एसिड। ठीक, ये कंपोनेंट्स आपको वाटर में क्लियर ही होगा आपको। जैसे ही दोनों के बीच रिएक्शन होगी, ये हाइड्रोजन क्या होगा, इसके पास जाएगा, ये H2O था, एक हाइड्रोजन इसके पास एक्सेस में जाएगा, ये कितना हो जाएगा H3O। अब एक्सेस में आया तो इसमें क्या आएगा, प्लस चार्ज, ये हो जाएगा H3O प्लस। और यहाँ पे आपको पता है जैसे H जाएगा यहाँ पे Cl पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। और ये कौन सा आ जाएगा? क्लोरीन आयन। क्लियर? तो अगर किसी केमिकल सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसमें से क्या होता है, वो डिसॉल्व होने के बाद कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोनियम आयन। तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? एसिड। क्लियर? यहाँ पे एक H था, एक H गया, इसलिए वो H3O हो गया। H3O पे जो प्लस चार्ज होता है उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। H3O H2SO4। अब देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। और आपको पता है पानी में डिसॉल्व करोगे वाटर में तो वाटर का एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, कई मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर? जब कई मॉलिक्यूल्स होंगे तो आपको पता है इसमें यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक वाटर मॉलिक्यूल को एक हाइड्रोजन, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को दूसरा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 टाइम्स कर दीजिए, दो हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा। और आपको पता है जब एक H जाएगा तो एक माइनस, प्लस वाला चार्ज आएगा, एक दूसरा हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे कितने माइनस हो जाएंगे? 2 माइनस। कैसे 4 पे कितना माइनस आएगा? 2 माइनस। क्लियर? उसी तरह आप यहाँ देखो HNO3 नाइट्रिक एसिड, यहाँ से ये H जाएगा इसके पास, ये हो जाएगा H, एक ही H है इनके पास, यहाँ पे कितना हो जाएगा H3O प्लस, और कितना हो जाएगा NO3 माइनस। क्लियर? देखो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी भी केमिकल सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करने पर अगर वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है तो उस केमिकल सब्सटेंस को हम एसिड कहते हैं। क्लियर? इसको आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके, हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज आप नॉलेज के लिए और बता दूं, हमने ये लिखा था HCl प्लस H2O। अगर आप थोड़ा फोकस करिए, यहाँ से कौन सा आयन निकल रहा है? H प्लस ही तो निकल रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? H3O प्लस और ये Cl माइनस। तो यहाँ पे
जब आप क्लास 11 में पहुंचोगे तो वहाँ पे आपको फिर से पढ़ना होगा, एक चैप्टर आएगा इक्विलिब्रियम। उस इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको एसिड बेस फिर से स्टडी करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको 3 साइंटिस्ट की थ्योरी पढ़नी होगी। कौन कौन से? आर्हेनियस, फिर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, फिर लुईस, एसिड एंड बेस। तो आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने क्या कहा था, आर्हेनियस ने क्या कहा था, और लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में लुईस ने क्या कहा था, ये तीनों आपको हेडिंग साइंटिस्टों से रिलेटेड पढ़नी है। लेकिन वो क्लास 11 में है, 10th में अभी जो पढ़ना है वो हमें आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में पढ़ना होता है कि किसी भी एसिड को वाटर में डिजोल्व करने पे वो H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। स्पेशली H+ की बात की थी। बट आप जो है वो परफेक्ट डेफिनेशन लिखिए। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किसका कॉन्सेप्ट है तो आप आर्हेनियस का नाम बताइएगा, क्योंकि आर्हेनियस की ही थ्योरी आपके सिलेबस में दी गई है। 11th में आपको तीनों पढ़नी होगी। आपको ये भी पता चलेगा कि इसमें क्या मिस्टेक्स थी, इसके क्या ड्रॉबैक थे, किसकी थ्योरी को ज़्यादा फेवर किया गया, ये सारी चीज़ें वहाँ क्लियर होगी 11th में। ठीक, एक बार मैं फिर से बता दूँ, आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी और एक आपको मिलेंगे लुईस। क्लियर बेटा? यहाँ पे देखिए H+ ही निकल रहा है। ठीक, चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, पहले एसिड पढ़ेंगे फिर बेस पढ़ेंगे। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में आपको मिलेगा 2। एक होता है ऑर्गेनिक यानी नेचुरल, और दूसरा होता है बेटा मिनरल या फिर इनऑर्गेनिक। बहुत अच्छे से समझिएगा, एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड अगर आप देखोगे तो एसिड को दो पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक को नेचुरल कहा जाता है, इसे मिनरल कहा जाता है। कैसे क्या है वो सारी चीज़ें देखेंगे। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक का क्या मतलब है, एन एसिड obtained natural either from plant or animals। तो ऐसा एसिड जो आपको नेचुरली मिले, चाहे वो प्लांट से मिले या एनिमल से, स्पेशली ज़्यादा फोकस आप करिएगा कि प्लांट से मिले, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल एसिड। और उस एसिड में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। ठीक, तो कार्बन प्रेजेंट होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। obtained naturally and contain कार्बन। इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच नाम सुना होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम कार्बन या उससे रिलेटेड कंपाउंड्स या उसके डेरिवेटिव की स्टडी करते हैं उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कार्बन को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स की स्टडी की जाती है उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वर्ड ऐसे ही कुछ लिया गया है। ध्यान रखिएगा, नेचुरल एसिड मतलब जो आपको नेचुरली मिले उसे हम कहते हैं नेचुरल एसिड। और वो नेचुरल एसिड कौन से होंगे, ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन। क्लियर? एग्जांपल की बात करोगे, एग्जांपल आपको कौन से मिलेंगे बेटा, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड शुगर केन से मिलता है, या फिर आप बात करोगे HCOOH फॉर्मिक एसिड, कहाँ से मिलता है ये, एंड से, GT से। ठीक, तो एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, और कोई एसिड का नाम जैसे प्लांट से मिलता हो
ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक, ऑक्सैलिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड है, ठीक है ना। तो ऐसे करके कई एसिड्स हैं जिसमें आपको लैक्टिक एसिड हो गया, बैक्टीरिया से मिलता है, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है, वो भी ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। तो ये सारे आपको मतलब इसमें कार्बन जरूर प्रेजेंट होगा, ये आपको नेचुरली ही मिलते हैं, क्लियर। या फिर एस्परजिलस निगर से सिट्रिक एसिड मिलता है, ठीक है ना। तो एग्जांपल और पढ़ेंगे हम लोग। मिनरल एसिड ये आपको नेचुरली मिल रहा है, ये आपको नेचुरली नहीं मिलेगा। ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल और प्रिपेयर्ड artificially does not contain कार्बन। इसमें कार्बन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कार्बन इसमें नहीं होगा। कार्बन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे। जैसे एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, क्लियर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, देखिए आपको इसमें कहीं भी कार्बन शो नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एसिड जो आपको नेचुरली मिलता हो आइदर फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, उसे हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, नेचुरल एसिड कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक एसिड में, सारे ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन जोन होता है। एग्जाम्पल है सिट्रिक एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सभी एग्जाम्पल्स ऑर्गेनिक है, इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें मिनरल की, आपको मिनरल से ऑब्टेन होगा, हर सरफेस वहाँ से मिल जाता है, ठीक। आर्टिफिशियली भी कुछ प्रिपेयर किया जाता है। डज नॉट कंटेन कार्बन, इसमें कार्बन नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, इसमें कहीं भी आपको कार्बन शो नहीं होगा, क्लियर। तो ये तो बात थी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड की। अब जरा इसके बीच डिफरेंस देख लेते हैं, कुछ नोटेड पॉइंट आपको मिलेंगे, इसको आप पॉज करके नोट करिएगा, बट अभी पहले लेक्चर अपना कंप्लीट कर लीजिए बेटा। देखिए अगर हम डिफरेंस की बात करें, ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक। तो वीक एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मतलब कंप्लीटली ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, मतलब इनसे अगर किसी के ऊपर फेंक गया तो चेहरा बर्न भी हो सकता है, स्किन जल सकती है, लेकिन इनमें ऐसा इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। ये वीक एसिड होते हैं, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे आपका सॉल्यूशन में, जबकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, ठीक। ये हो गया। इसमें आप लिखोगे ऑल इनऑर्गेनिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड अभी आगे चलकर पढ़ेंगे। तो जितने इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जितने ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। यहाँ पे आपको एक्सेप्शन मिलेगा, एक्सेप्शन कार्बोनिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2CO3, ठीक बेटा। अब देखिए इसमें कार्बन आपको दिख रहा है, H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड है, इसमें कार्बन प्रेजेंट है, और हमने कहा था जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा वो ऑर्गेनिक एसिड होगा, लेकिन यहाँ कार्बन है लेकिन ये फिर भी कौन सा एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक। ये एक्सेप्शन है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता तो है लेकिन फिर भी वो किसमें इंक्लूड होता है, मिनरल एसिड यानी इनऑर्गेनिक एसिड में, जबकि इसमें कार्बन होने की वजह से इसको कहाँ रखना चाहिए था, ऑर्गेनिक में। ऐसा नहीं है, क्यों, जरा वो भी देख लेते हैं। अगर हम H2O प्लस CO2 इन दोनों को
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैं H2O प्लस CO2 ऐड कर दूँ तो बताइए क्या बनेगा। देखिए जरा, ये ऑक्सीजन जब रिएक्टेंट, आपको पता है एरो के लेफ्ट साइड वाला जो कंपोनेंट होता है वो रिएक्टेंट होता है, एरो के राइट साइड वाला प्रोडक्ट होता है। क्लियर? अगर हम इस जब रिएक्टेंट में एलिमेंट सेम होते हैं तो आपस में ऐड हो जाता है। ये ऑप्शन इसमें ऐड होगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, पहले ये O2 था, अब एक ऑप्शन आएगा तो कितना हो जाएगा O3, ये हो जाएगा CO3 और H2, क्या बन जाएगा H2CO3। ये हो गया कार्बोनिक एसिड। मतलब अगर हम वाटर वेपर प्रोवाइड कर दें और कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी गैस फॉर्म में होगा, ये भी गैस फॉर्म में, दोनों गैस को कूल कर दे, दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा कार्बोनिक एसिड। मतलब ये कार्बोनिक एसिड आपको नेचुरली नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, आर्टिफिशियली आपको बनाना पड़ता है। मतलब एक ट्यूब से आप क्या ट्रांसफर करेंगे, वाटर वेपर, वाटर को गैस फॉर्म में, और एक साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों मिक्स होंगे, कूल होकर आपको मतलब लिक्विड फॉर्म में आपको कार्बोनिक एसिड मिल जाएगा। ठीक, तो इसको हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं जब इसकी जरूरत होती है, इसी वजह से इसको हमने कहाँ रखा मिनरल यानी इनऑर्गेनिक एसिड में, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड कैसे मिलता है, नेचुरली मिलता है। क्लियर? ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक एसिड में, आपका आ गया कार्बोनिक एसिड। अच्छा, इसका यूज कहाँ करते हैं, इन सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक में। अगर आपसे कोई ये पूछे कि कार्बोनिक एसिड का यूज कहाँ होता है तो बेटा कोल्ड ड्रिंक में होता है। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, थम्स अप, पेप्सी, कोको कोला, इसमें कार्बोनिक एसिड ही होता है। क्लियर? चलिए, वो तो आगे की चीजें उसको बाद में देखेंगे। अच्छा, एक और एक्सेप्शन आपको मिलेगा, हमने ये बताया कि कार्बोनिक एसिड में कार्बन प्रेजेंट है, फिर भी ये कहाँ पे है, मिनरल एसिड में, क्योंकि आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया। बट ये मिनरल एसिड में है तो, और जितने मिनरल एसिड यानी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टॉल, लेकिन ये कैसा होगा, वीक एसिड होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कार्बोनिक एसिड इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड में तो है, लेकिन उसके पास कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से वो किस कैटेगरी में इंक्लूड हो जाता है, वीक एसिड में। ठीक, तो ये दो एक्सेप्शन पॉइंट थे, इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपसे, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एक पॉइंट और क्लियर कर दूँ आपको इसी से रिलेटेड, अभी आगे चलते हम लोग पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आपने पढ़ा था क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? एसिड अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे गिराएं 2 या 3 ड्रॉप तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो कंफर्म हो जाता है हाँ ये एसिड है। लेकिन अगर आपने कार्बोनिक एसिड गिराया तो वो रेड में नहीं कन्वर्ट होता, पिंक में कन्वर्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो 3 पॉइंट रिलेटेड टू कार्बोनिक एसिड एक्सेप्शनल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आप इसको पॉज करके नोट करिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, बेसिसिटी। कैसे फाइंड करेंगे, बेसिसिटी कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, एसिड की बेसिसिटी फाइंड करते हैं और बेस की एसिडिटी फाइंड करते हैं। तो अभी तो हम लोग एसिड पढ़ रहे हैं, बेस तो पढ़ नहीं रहे, सबसे पहले फोकस करते हैं बेसिसिटी का। चलिए, अगर किसी भी एसिड मॉलिक्यूल से जितने नंबर ऑफ टाइम्स हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है, वही उसकी क्या होती है बेटा, बेसिसिटी होती है। अच्छा, इससे क्वेश्चन क्या होगा, एक ही क्वेश्चन है वो आपको 11th में भी मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको 10 को क्लियर कर दूँ,
सीबीएसई बोर्ड में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, बट आईसीएसई बोर्ड की बुक में है ये। अगर आप आईसीएसई बोर्ड की बुक देखोगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। ठीक, तो नोट करके इसको लिख लीजिए, कोई इसमें लॉस नहीं आता, आपको नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। देखिए जरा, अगर किसी भी एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा वही उसकी क्या होगी बेटा, बेसिसिटी होगी। क्लियर। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल हमने लिया HCl। अब HCl को हमने पानी में डिसॉल्व किया वाटर में, तो आपको पता है यहाँ से ये वाला H जाएगा, ये हो जाएगा H3O और ये हो जाएगा Cl अकेला हो जाएगा, ये हो जाएगा H3O प्लस और ये हो जाएगा Cl माइनस। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन निकले, हाइड्रोजन आयन 1, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 1। अगर हम बात करें H2SO4 की, जब देखिए ध्यान से H2SO4 की अगर हम बात करें तो आपको पता है पहले यहाँ से एक H जाएगा, ये कितना हो जाएगा H3O प्लस, यहाँ क्या बचेगा, एक H बचेगा ना, एक H और SO4, एक H गया है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये हो जाएगा HSO4 माइनस। अच्छा फिर से उसको ले लीजिए, अभी उसके पास H है, अभी उसके पास H है, तो यहाँ से फिर ले लिया हमने, ये वाटर में ही हमने डिसॉल्व किया था, वाटर में ही डिसॉल्व किया था हमने, और वाटर में एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे, ये H भी जाएगा इनके पास। अब की बार ये क्या, तो फिर से बनेगा H3O प्लस, और ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एक माइनस था, ये H भी चला गया, यहाँ पे कितने माइनस आ जाएंगे, 2 माइनस। क्लियर। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने प्रोड्यूस हुए, एक H2SO4 मॉलिक्यूल से 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 2। अब इसी दोनों रिएक्शन को हम कंबाइन करके लिखना चाहें, जरा देखिए ये साइड कौन सा है रिएक्टेंट, वो साइड कौन सा है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैंसिल आउट हो सकता है, जरा देखिए यहाँ पे HSO4 माइनस है, यहाँ HSO4 माइनस है, कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल। H2O कितने H2O हो जाएंगे 2H2O, इसको क्या लिख सकते हैं H2SO4, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, गिव्स आउट के नीचे गिव्स आउट, बताइए एक और एक दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे 2H3O प्लस, ये क्या बचेगा SO4 माइनस। क्लियर। जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब हमने H2SO4 को पानी में डिसॉल्व किया तो इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, हमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल लेने पड़े 2 मॉलिक्यूल्स, और जैसे ही ये दोनों हाइड्रोजन निकले तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बनेगा हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ से क्या बचेगा SO4 डबल माइनस बाहर निकल जाएगा। तो इसी रिएक्शन को आप 2 स्टेप में दिखाना चाहो तो 2 स्टेप में दिखाइए, इसी दोनों रिएक्शन को एक स्टेप में दिखाना तो आप एक स्टेप में भी दिखा सकते हैं। क्लियर। तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी निकालेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में डिसॉल्व होने पर 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, तो उसकी बेसिसिटी कितनी होगी बेटा 2। क्लियर। अच्छा नोट पॉइंट क्या है, कहाँ पे क्वेश्चन आपसे फंसेगा आपको, जरा देखिए इसको नोट कर लीजिएगा आप पॉज करके। देखिए आपसे बोलेगा फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरस एसिड, इन दोनों की बेसिसिटी बताइए। मेन क्वेश्चन यही है, इसी पे फोकस करिएगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको बेसिसिटी में दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपसे। क्लियर। जरा देखिए फोकस करिए, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा H3PO4, और इसका फॉर्मूला होता है H3PO3। अब अगर देखोगे किसी भी एसिड के पास जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते वही उसकी बेसिसिटी होती है, अभी तक हम नहीं पढ़ा था। H2SO4 में 2 H थे तो उसकी बेसिसिटी 2 थी, HCl में 1 थे तो उसकी बेसिसिटी 1 थी, H3PO4 में 3 हाइड्रोजन है, इसकी बेसिसिटी कितनी होनी चाहिए 3। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 3, इसकी भी कितनी होनी चाहिए 3, बट ऐसा नहीं है, इसकी बेसिसिटी 2 होती है
जबकि इसकी बेसिसिटी 3 होती है। आपको यही प्रूफ करना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वाई, कि इसकी बेसिसिटी 2 कैसे हो जाती है। क्लियर? चलिए, आईसीएसई बोर्ड की बुक में है ये, अदरवाइज आपको क्लास 11 में मिलेगा सीबीएसई बोर्ड की बुक में। चलिए जरा प्रूफ करके देखते हैं। ये हमने लिखा S3PO4। जरा अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको पहले 3 स्टेप में करिए, फिर इसको एक बार सिंगल स्टेप में करके देखिए। ट्राई करता हूँ, एक मैं समझाता हूँ, दूसरा अपने बात खुद से ट्राई करिएगा। S3PO4 हमने वाटर में डिसॉल्व किया, क्लियर? यहाँ से कितने हाइड्रोजन निकले? 1। ये क्या होगा? H3O प्लस, भाई एक हाइड्रोजन आया तो H3O प्लस, क्या बचा है यहाँ पे? H2 और PO4। जब यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, यहाँ एक्सेस हुई, यहाँ कमी हुई, यहाँ क्या आएगा? माइनस। ये क्या हो जाएगा? H2PO4 सिंगल माइनस। क्लियर? जरा उसको फिर से लीजिए, अभी उसके पास 2 हाइड्रोजन है, H2PO4 सिंगल माइनस। फिर हमने वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन, भाई पानी में तो हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के ना। यहाँ से ये हाइड्रोजन फिर से गया, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन और गया, तो ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H3O प्लस। और आपको पता है यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचेंगे? 1। और आपको पता है एक हाइड्रोजन और चला गया, यहाँ पे एक माइनस और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? HPO4 डबल माइनस। ठीक, जब उसको फिर से लीजिए, अभी उसके पास एक हाइड्रोजन और है, ये हो गया। अब बेटा देखिए, फिर से यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये वाला जाएगा, ये फिर से हो जाएगा H3O प्लस। और यहाँ 2 माइनस से एक और हाइड्रोजन है, तो कितने माइनस आ जाएंगे? 3 माइनस। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने लॉस किए इसने? हाइड्रोनियम आयन 3। तो फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी? 3। अब इसी तीनों रिएक्शन को आप सिंगल स्टेप में करके दिखाइए जरा। कॉपी पेन लेके कैंसिल आउट करिए, ट्राई करिए, पॉज कर दीजिए, मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करिए। चलिए देखिए, मैच कर लीजिएगा अपना। अब आपको पता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैंसिल होगा। देखिए 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर लीजिए, ऐड हो गया, 3 हाइड्रोनियम ऐड हो गया। जरा देखिए H2PO4 प्रोडक्ट में है, H2PO4 माइनस रिएक्टेंट में है, कैंसिल। HPO4 डबल माइनस प्रोडक्ट में है, HPO4 डबल माइनस रिएक्टेंट में है, कैंसिल। क्लियर? क्या बचा यहाँ पे? PO4 ट्रिपल माइनस, और यहाँ क्या बचा बेटा? H3PO4। जरा देखिए इसी तीनों रिएक्शन को सिंगल स्टेप में किया गया कि नहीं किया गया? देखिए आपने H3PO4 लिया, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल थे? 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड में हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल थे, 3। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल आपने लिए? 3 वाटर मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोजन गया, एक हाइड्रोनियम आयन बना, 2 हाइड्रोजन गए, 2 हाइड्रोजन, तीसरा गया तो तीसरा हाइड्रोजन, मतलब कुल मिला के कितने हाइड्रोजन बने? हाइड्रोजन आयन बनेंगे बेटा 3। और देखिए यहाँ पे PO4 ट्रिपल माइनस। तो इसी 3 स्टेप में दिखाया गया इसी रिएक्शन को ऐड करके आपने कितने स्टेप में निकाला? सिंगल स्टेप। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है? 3 होती है। लेकिन बात करते हैं फॉस्फोरस एसिड की, चलिए वो भी करके देखते हैं। देखिए मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, आपको ये समझाना है कि फॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी 2 होती है, वो प्रूफ करना है। जरा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं H3PO4 का। देखिए जरा, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15, 2, 8, कितना होगा बेटा? 5। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 16, 2, कितना होगा? 8। क्लियर? जरा फॉस्फोरस के पास लास्ट में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5, 2, 3, 4, 5। ये तो समझ आ गया ना? ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8। ऑक्सीजन के पास 2, एटॉमिक नंबर 8 होता है। हाँ, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 8,
चलिए इसके स्ट्रक्चर से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 2,8,5, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 1 2,6। क्लियर बेटा? इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, इसके पास कितने हैं 6। जब फॉस्फोरस जिस भी कंपाउंड में जो एलिमेंट सबसे कम टाइम होता है वो सेंटर में आ जाएगा और जो सबसे मैक्सिमम है वो सराउंडिंग में उसके होंगे। फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बोर्ड पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं 6, ऑक्सीजन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 6। क्लियर? जब इसको आप बैलेंस करना शुरू करोगे, फॉस्फोरस को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3, ऑक्सीजन को कितने चाहिए 2। आपको पता है दोनों नॉन मेटल आपस में क्या करेंगे शेयरिंग करेंगे। देखिए जरा फॉस्फोरस इनसे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 5 था इसके पास 2 इनसे गया 7, 2 इनको दिया तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। ऑक्सीजन का 8 कंप्लीट हो गया, इसका कितना हो गया 7 8 इनसे शेयर कर लेगा। बताइए फॉस्फोरस का 8 कंप्लीट हुआ कि नहीं कंप्लीट हुआ? 5 पहले ही था इसके पास, 2 इनसे शेयर किया 7, 1 इनसे शेयर किया कितना हो गया 8। ठीक, इस ऑक्सीजन का क्या 8 कंप्लीट हुआ? नहीं। अरे भाई इसके पास 6 था, 1 इनसे शेयर किया ना, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया फॉस्फोरस ने, तो कितना हुआ 7। 1 किससे शेयर कर लेगा H से, क्योंकि कितने हाइड्रोजन होते हैं फॉस्फोरिक एसिड में 3 हाइड्रोजन, 1 इससे शेयर कर लिया, इसका 8 कंप्लीट हो गया। अब जरा इनको देखिए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, फॉस्फोरस का 8 कंप्लीट हो चुका है, क्या इनसे शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन? नहीं करेगा। ये जो बॉन्ड बना ये कोवैलेंट बॉन्ड है, अब इनसे इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होगा तो इनको इलेक्ट्रॉन देगा, इनसे लेगा नहीं, डोनेट करेगा। तो जब इन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट करेगा इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आगे चलकर आपको मिलेगा क्लास 11 में, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इनसे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। लेकिन क्या इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं, इनके पास 6 था, इनके पास 6 था, 1 इलेक्ट्रॉन मिला 7, 1 मिला 7। अभी आपके पास कितने हाइड्रोजन बचे हैं 2, 1 इनको मिल गया, 1 इनको मिल गया। बताइए इन तीनों का ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ? हो गया ना। ये किसका स्ट्रक्चर है? फॉस्फोरिक एसिड। जरा फॉस्फोरस एसिड पे फोकस करिए, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे इसकी बेसिसिटी 2 है और कैसे इसकी बेसिसिटी 3 है। जरा देखिए, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पहले ही समझ में आ गया होगा। ये अगर आपको ये चीज नहीं क्लियर होती बेटा कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। देखिएगा फॉस्फोरस एसिड में फिर फॉस्फोरस आ जाएगा सेंटर में, उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 ऑक्सीजन है। ध्यान रखिएगा आपकी बात, 3 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन नहीं है, 4 ऑक्सीजन नहीं है। अब फॉस्फोरस ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इनसे शेयर किया, इनके पास 6 था तो 5 2 7, इनके पास 6 था 2 8 कंप्लीट हो गया, इनका तो 8 कंप्लीट, इसका नहीं, 1 इनसे शेयर कर लिया। तो आपको पता है अब फॉस्फोरस के तो 8 कंप्लीट हो गए ना। अरे भाई 5 था, 2 इनसे शेयर किया 7, 1 इनसे किया 8, क्या इन दोनों इनसे शेयर करेगा? नहीं। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट। इलेक्ट्रॉन देगा लेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इनको देगा। क्या इनका ऑक्टेट पूरा होगा? नहीं। कितने हुए 7। अरे भाई 6 थे 7 हो गए। चलिए कितने हाइड्रोजन है 3, इनका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ, 1 हाइड्रोजन मिला ऑक्टेट कंप्लीट, 1 हाइड्रोजन मिला ऑक्टेट कंप्लीट। भाई 7 था, 1 इनसे 8 7 था, 1 इनसे 8। ठीक, अभी आपके पास 1 हाइड्रोजन बचा है, वो हाइड्रोजन डायरेक्ट क्या करेगा, इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन इनको देगा, इसका ऑक्टेट इसका डबलेट कंप्लीट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके वो मिनिमम टू मैक्सिमम 8 कंडीशन में मिनिमम 2 कंप्लीट कर देता है, तो इसके पास मिनिमम 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए जरा इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। इसमें जरा देखिए तीनों हाइड्रोजन किस एलिमेंट से अटैच है? ऑक्सीजन से है। फॉस्फोरिक एसिड में तीनों हाइड्रोजन किससे अटैच है?
ऑक्सीजन से क्या सेंट्रल एटम से अटैच है? नहीं। जबकि यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, लेकिन तीसरा वाला डायरेक्ट सेंट्रल एलिमेंट से अटैच है। तो ध्यान रखिएगा, आपको रीजन लिखना होगा, इन केस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड these three hydrogens are attached with oxygen, that's why normally they release या अपने बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। ये हाइड्रोजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन आयन बना लेते हैं, क्योंकि ये सेंटर से नहीं अटैच है। जबकि फॉस्फोरस एसिड में क्या होता है, एक हाइड्रोजन किससे अटैच होता है? सेंटर वाले एलिमेंट से, यानी फॉस्फोरस से, और इससे बने बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। तो ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। केवल कितने हाइड्रोजन रिलीज होंगे? 2 हाइड्रोजन। इस वजह से इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 2। ये आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है और इसका नीचे एक्सप्लेनेशन लिखना होता है कि सेंटर से बने बॉन्ड हाइड्रोजन और फास्फोरस के बीच बने बॉन्ड वो हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। इस वजह से फास्फोरस एसिड की बेसिसिटी केवल 2 होती है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होते हैं। क्लियर? अगर आपको बेटा कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं आपको जरूर इसको बताऊंगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये तो बात थी कि बेसिसिटी फाइंड करने की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिसिटी हम कैसे निकालेंगे। HNO3 की निकालोगे, उसमें केवल एक हाइड्रोजन होता है, तो उसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 1। चलिए बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करोगे बेटा, तो आपको पता है पहला पॉइंट आपको क्या मिलेगा? रिलीज हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर में डिसॉल्व करने में कौन सा आयन रिलीज करता है? हाइड्रोजन। दूसरा सेकंड पॉइंट, pH वैल्यू लेस देन 7। इसकी pH वैल्यू कितनी होगी बेटा? लेस देन 7 होगी। 7 से कम होती है। 7 से ज्यादा किसकी होती है? बेस की। आगे चलते हैं पढ़ेंगे pH वैल्यू क्या होता है, इसके आगे लेक्चर में मिलेगा आपको। थर्ड पॉइंट, एसिड आर कोरेसिव इन नेचर। कोरेसिव मींस होता है ज्वलनशील। देखा होगा आप लोगों ने, न्यूज में आता है कि इस फीमेल के ऊपर एसिड फेंक दिया गया जिससे चेहरा जल जाता है। ये कंडीशन बहुत दयनीय है। मतलब लोग ऐसा काम कर देते हैं, जबकि एसिड्स अगर चेहरे पे फेंक दिया जाता है तो पूरे चेहरे को बर्न, यहाँ से स्किन निकलने लगती है। इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है कि पर्सन जल जाता है, फिर वो स्किन दोबारा आप नहीं ला सकते। ठीक, तो एसिड्स आर कोरेसिव इन नेचर। फोर्थ, good conductor of electricity। good conductor of electricity होता है। pH वैल्यू लेस देन 7 होती है। फिफ्थ, to change blue litmus paper into red। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। क्लियर? तो ये 5 पॉइंट्स हैं। इस 5 पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसके आगे हमें पढ़ना होगा केमिकल प्रॉपर्टी। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए पहले, फिर इसके बाद देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिर यूजेस। तो आपका एसिड टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर हमें पढ़ना होगा बेस, फिर पढ़ना होगा सॉल्ट। क्लियर? इसके 3 लेक्चर बनेंगे। कॉन्सेंट्रेट होके अच्छे से एक्टिव होके बैठिएगा ताकि आपका कंप्लीट हो जाए चैप्टर। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आपकी एक्सरसाइज बुक में या अदर बुक में, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा लास्ट लेक्चर में, वहाँ पे आपके क्वेश्चन जो टफेस्ट क्वेश्चन है जो पूछे आते जो कंफ्यूज करते वो भी क्वेश्चन में क्लियर करा दूंगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ एसिड और उसके सोर्स के नाम देख लेते हैं कि कहाँ से मिलेगा हमें। अच्छा, आगे चल के आपको ये भी पढ़ना होगा इंडिकेटर क्या होता है। एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, एक आर्टिफिशियल होता है, सिंथेटिक होता है। वो अलग हम टॉपिक देखेंगे, जब एसिड हमारा फिनिश हो जाएगा तो हम उसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे। बट अभी के लिए क्या करिए, एसिड एंड सोर्स कुछ आप नाम याद रखिए कौन सा एसिड कहाँ से मिलता है। जैसे लैक्टिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड। ठीक, मैं 6 लिख रहा हूँ। और भी है, ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक ना, ऑक्सैलिक है, और भी कई एसिड्स हैं बेटा, मुझे भी नाम याद आएगा धीरे धीरे आएगा। अभी इसको 6 देखते हैं। लैक्टिक एसिड आपको मिलेगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से, ये बैक्टीरिया है, धीरे धीरे देते हैं। ब्यूटेरिक एसिड मिलेगा क्लोस्ट्रीडियम बुटैलिकम, ये दोनों बैक्टीरिया है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बैक्टीरिया है। सिट्रिक एसिड आपको मिलेगा एस्परजिलस निगर, ये फंगस है। फॉर्मिक एसिड आपको मिलेगा आंट से, चींटी से। एसिटिक एसिड आपको मिलेगा विनेगर, और टार्टरिक एसिड मिलेगा बेटा टैमारिन। क्लियर? तो ये टैमारिन मतलब इमली से मिलेगा। तो ये कुछ एसिड्स के नाम लिखे हैं और इसके सोर्स के नाम लिखे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। आपको कहीं से डाउट कर रही है, आपके जनरल नॉलेज के लिए होना चाहिए कि आपको कौन सा एसिड किससे ऑब्टेन होता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज में 4 या 5 केमिकल प्रॉपर्टी है, वो हमें अच्छे से पढ़ना है, फिर आगे हम देखते हैं उसके यूजेस। ठीक, पहले हम इसको नोट करेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको 4 या 5 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है और कुछ यूजेस जानने हैं, फिर आपका एसिड टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। मैं केवल रिएक्शन लिख रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन मैं आपको ओनली बोल दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल। तो क्वेश्चन होगा व्हाट हैपन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। जब एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कौन से चेंजेस दिखते हैं, जरा देखिए। Zn plus H2SO4 gives out Zn plus HCl। तो आप लिखोगे कैसे, when metal react with acid, when metal react with acid, clear, to produce। अब क्या चीज होगा, रिजल्ट को जरा देखते हैं। आपको पता है जिंक मेटल है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, आपको पता है जिंक की जो वैलेंसी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +2 होता है, या जिंक की वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है। ठीक, तो ये क्या करेगा,
हाइड्रोजन में कितना होता है 1 प्लस, यहाँ पे 2 प्लस है, मतलब 2 हाइड्रोजन को रिलीज करा सकता है, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को रिलीज कराएगा और ये बन जाएगा ZnSO4 और ये हो जाएगा बेटा आपका H2। दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे किस फॉर्म में निकल जाएंगे, गैस फॉर्म में। ये एरो का मतलब है कि ये गैस फॉर्म में ऊपर की तरफ रिलीज हो रहा है, ठीक। और ये आपका जो बन जाता है ये कौन फॉर्म में बन जाता है, यहाँ देखिए व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट हैपन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, तो आप डायरेक्ट बोलेगा टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब इस हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है कि आप एक सिस्टम बनाएंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि एसिड और मेटल दोनों की रिएक्शन कराई जाती है, फिर उसको एक ट्यूब से ट्रांसफर किया जाता है, उसमें हाइड्रोजन गैस को ट्रांसफर करते हैं सोप सॉल्यूशन में, फिर वहाँ बबल्स निकलती है, उस बबल्स के पास जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं, तो वहाँ पे पॉप साउंड की आवाज़ आती है। अगर वो पॉप साउंड की आवाज़ आएगी तो कंफर्म है कि वो हाइड्रोजन गैस है, क्लियर। वो पॉप साउंड की आवाज़ ये शो करती है वो हाइड्रोजन गैस है। अगर मैं यहाँ पर शो करूँ तो आपको पता है ये जिंक एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक बेटा। दोनों हाइड्रोजन ऐसे निकल जाएंगे। अगर आपके मन में ये डाउट है कि सर आप दो आपने कैसे ले लिया, तो आपको पता है जिंक और Cl इन दोनों के बीच रिएक्शन, तो ZnCl से रिएक्शन करता है, यहाँ पे Cl से करेगा, H को रिप्लेस कर देगा। जैसे ही रिप्लेस करेगा तो आपको पता है जिंक की वैलेंसी कितनी होती है 2, ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसमें कितना होता है -1, इसके नीचे 1 लिखिए, इसके नीचे 2 लिखिए, क्रॉस कर दीजिए। जिंक कितने टाइम्स होगा 1 टाइम, Cl कितने टाइम्स होगा 2 टाइम्स, क्या बन जाएगा ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड, क्लियर। ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा पॉप साउंड की आवाज आती है। सेकंड प्रॉपर्टीज देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी बेटा एसिड रिएक्ट विद बेस, तो आपको पता है जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है, अगर हम बेस ले ले NaOH और प्लस एसिड ले ले HCl, इन दोनों की रिएक्शन करा के ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपको पता है जैसे ही रिएक्शन होगी सोडियम मेटल है, इसको डिस्प्लेस करेगा H को, ये H और ये OH, H और OH H2O बन जाएगा H2O, और ये क्या बन जाएगा बेटा NaCl। फिर से देख लीजिए, ये सोडियम यहाँ से H को हटाएगा, किससे रिएक्शन कर देगा Cl से, बन जाएगा NaCl, ये H और ये OH HH H2 और ये H2O, यानी क्या बन जाएगा सॉल्ट एंड वाटर। तो आप क्या लिखोगे, when acid react with base, when acid react with base to form salt and water, in this reaction both components are neutral because their pH value is 7। जिस कंपोनेंट की pH वैल्यू 7 होती है वो न्यूट्रल होता है, इन ये दोनों कंपोनेंट न्यूट्रल होगी, इनकी pH वैल्यू 7 है, इसी वजह से इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्लियर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपन एसिड रिएक्ट विद बेस, या फिर डायरेक्ट कह सकते हैं कि एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख सकते हो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इन दिस रिएक्शन बोथ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में बने हुए हैं, both product are neutral because their pH value is 7, that's why this reaction is known as neutralization reaction, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिएगा। थर्ड प्रॉपर्टीज, अच्छा एक चीज और क्लियर कर दूं बेटा, आपको ये छूट गया था, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट में क्या फर्क होगा, डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेट जिसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर, लेस अमाउंट ऑफ वाटर और नो वाटर,
उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेट एसिड, और जिसमें ज्यादा पानी होगा उसे क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड में वाटर ज्यादा होगा और इसमें कॉन्सेंट्रेट एसिड में पानी कम होता है, वाटर कम होता है। आपसे क्वेश्चन होगा कि बताइए एसिड को पानी में डिसॉल्व किया जाए, एसिड को पानी में मिलाया जाए या एसिड में पानी मिलाया जाए, क्लियर, एसिड पानी में मिलाया जाए या पानी को एसिड में मिलाया जाए, कौन सा बेस्ट होगा, इसमें एक्सप्लोजन होने के चांसेस नहीं होंगे। तो आप देखिए जरा, ये हमने ग्लास ले लिया, बीकर ले लिया, बीकर ये ले लिया हमने, इसमें यहाँ पे 100 ml एसिड है और इसमें यहाँ पे 100 ml वाटर है। अब जरा फोकस करिए, मान लीजिए इसमें हम 10 ml वाटर ऐड कर रहे हैं और इसमें हम 10 ml एसिड ऐड कर रहे हैं, क्लियर। जब आप ऐड करोगे तो ड्रॉप ड्रॉप फॉर्म में जाएगा। मान लीजिए आप देखिए जरा, इसमें 10 ml वाटर 100 ml एसिड से रिएक्शन करेगा और इसमें क्या होगा, 100 ml एसिड, सॉरी 10 ml एसिड किससे रिएक्शन करेगा, 100 ml वाटर से। यहाँ पे किसका अमाउंट ज्यादा है, वाटर का, एसिड का अमाउंट कम है, तो एसिड कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। क्या यहाँ पे एक्सप्लोजन होगा, नहीं। लेकिन यहाँ जरा देखिए, एसिड का अमाउंट 100 ml है, वाटर कितना है 10 ml, यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लोजन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए आप कभी भी एसिड में पानी नहीं मिलाएंगे, पानी में क्या लगाएंगे, धीरे धीरे एसिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपकी reaction with salt, calcium carbonate plus dilute HCl gives out। देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे आप फोकस करिए, कैल्शियम क्या करेगा, यहाँ से H को डिस्प्लेस करेगा, ये H आपको पता है कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 2, ठीक, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 2+, इसमें माइनस होता है, इसके नीचे 2, इसके नीचे 1, क्रॉस करोगे क्या बनेगा, CaCl2। तो आपको पता है जो CaCl2 बनेगा, आपको 2 क्लोरीन की रिक्वायरमेंट, यहाँ पे 2 H होना चाहिए भाई, 2 टाइम्स HCl होना चाहिए ना, 2 क्लोरीन के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, कैल्शियम 2H को हटाएगा, ये 2H इसमें से एक ऑक्सीजन CO3 में से एक ऑक्सीजन लेके क्या बन जाएंगे बेटा, H2O, और CO3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा CO2 गैस में, क्लियर। तो जब भी हम किसी भी सॉल्ट यानी कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट HCl से, तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा प्लस CO2 गैस निकलेगी, प्लस क्या बनेगा, वाटर फॉर्म होगा। तो इसी तरह आपको और भी रिएक्शन करानी है, एसिड रिएक्ट विद वाटर, वाटर से रिएक्शन नहीं प्रॉपर्ली, वो डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो रिएक्शन नहीं करता, नॉन मेटल से नहीं होती रिएक्शन प्रॉपर्ली, ठीक। यूजेस की अगर हम बात करते हैं एसिड के, एसिड के यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कहाँ होता है, आपने पढ़ा है कि एसिड का यूज मोस्टली नॉर्मली बैटरीज में भी होता है या फिर फर्टिलाइजर में यूज होता है, ठीक। और जहाँ पे हम एसिड का यूज करते हैं कंडक्टिविटी बढ़ाने में, ठीक ना, तो बैटरी हो गई या फिर आपका फर्टिलाइजर हो गया, और भी जितने डिफरेंट टाइप के एसिड हैं अलग अलग चीज़ों में यूज किया जाता है। तो यूजेस आपको बुक से मिल जाएंगे, आप 4 या 5 यूज देख लीजिएगा। उसमें जैसे आपने देखा सिट्रिक एसिड मिल्क को पनीर चीज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको किया जाता है, एसिड से ही कन्वर्ट कर ले जाते हैं हम, ठीक ना। विनेगर में सिट्रिक एसिड, सॉरी एसिटिक एसिड होता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के, लेमन में सिट्रिक एसिड खट्टी चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। तो उसको आप बुक से देख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। ये जो टॉपिक था एसिड, यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। कुछ 1-2 पॉइंट और भी होंगे, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं बेस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा जो भी रिलेटेड पॉइंट होंगे इसके, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप बेस सेकंड लेक्चर होगा बेटा, पहले आप इस लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं, एंड तक देखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया या सारी चीज़ें समझ में आई। तो मुझे भी एक अंदर से कॉन्फिडेंस होता है कि आप पूरा वीडियो देखा आपने, क्लियर। थैंक यू।